डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को संसाधन के रूप में लोग के दूसरे भाग को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो जैसे पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि दो लड़कों की कहानी बताई गई, एक विलास और दूसरा शकल। एक बहुत पढ़ा लिखा, एक के माता पिता ने अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा दिया। वह शारीरिक रूप से स्वस्थ था और कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करके वह एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा था। दूसरा विलास के पिता गरीब थे। वह उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह स्कूली शिक्षा नहीं ले पाया। बाद में वह गठिया का रोगी हो गया और पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाया, जिससे उसका जीवन दुर्लभ हो गया। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो हम शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से हम अपने को आगे कर सकते हैं। अब जो आर्थिक विवरण है महिलाओं और पुरुषों के लिए, भारत में जो आर्थिक विवरण है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं, जो क्रियाएं हैं प्राथमिक क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होती हैं। इसमें कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, डेयरी, मुर्गी पालन आदि। ये सभी व्यवसाय जो होते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं, इस क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं, माने इसमें उद्योग आते हैं जो दूसरी प्रकार की वस्तु का परिवर्तित करता है, माने विनिर्माण करते हैं। किसी भी चीज को वह मॉडिफाई करके दूसरे रूप में हमको कन्वर्ट करके प्रस्तुत करते हैं। जो उद्योग, यह जो है उद्योग जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें तमाम प्रकार के उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग है। बड़े पैमाने के उद्योगों में जो है कई प्रकार के उद्योग आते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग धंधे जो होते हैं वह दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं में जो प्राथमिक व तृतीय क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करते हैं, वे सेवाएं द्वितीय क्षेत्र के श्रमिकों की कुशलताओं को बढ़ाता है। इसके अंतर्गत व्यापार है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जिनके अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार वस्तुओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए
पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है। गैर बाजार क्रियाएं हैं। गैर बाजार क्रियाओं के तात्पर्य स्व उपयोग उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादन का उपभोग एवं प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वेच्छा उत्पादन करना आता है। बाजार क्रियाएं हैं। देखिए उसमें बाजार और गैर बाजार क्रियाओं में विभेद किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार उपभोग है। यह फर्म में श्रमिक द्वारा कार्य और शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना इसके उदाहरण है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। बाजार क्रियाओं में वेतन का लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय उपभोग के लिए उत्पादन से है। तो जनसंख्या का जो वितरण है उसके अंतर्गत देखिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कालों में परिवार के पुरुषों और महिलाओं के मध्य श्रम का विभाजन होता है। पुरुष खेतों में काम करते हैं और साधारण महिलाएं अपने घर की दैनिक कार्य करती हैं। सकल की माँ जैसे शीला अपने बच्चों की देखभाल करती थी, खाना बनाती, कपड़े धोती और घर की साफ सफाई करती है। सकल के पिताजी खेतों में कार्य करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। हालांकि शीला परिवार का पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता है। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पे खर्च करता है, क्योंकि परिवार के लिए दी गई इस प्रकार की सेवाओं के बदले में महिलाओं को कोई भुगतान नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसकी इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, जो कि देश की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होता है। महिलाओं को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान तब किया जाता है जब वे श्रम बाजार में करती है, जैसे विलास की माँ जो मछली बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। मैंने इसमें देखिए दो प्रकार की है, गैर बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। तो उसमें देखिए एक जो है एक माँ घर पे कार्य करती है, उसका भी कार्य होता है, लेकिन उस कार्य के बदले में उसे कुछ भुगतान नहीं मिलता है। जबकि दूसरे की माँ जो है वह मछली बेचती है और उसका उद्देश्य जो है वह धन कमाना है। तो इस तरह से जो कार्य है वह बाजार क्रियाएं और यह गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आर्थिक उद्देश्य से नहीं करते हैं, जो पैसे के लिए नहीं, मैंने जो श्रम अपने बाजार में नहीं बेचते हैं वो गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। जो बाजार में करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, वे बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा और कौशल, उसकी शिक्षा और कौशल के आधार पर पुरुषों की भांति उसकी आय निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में मदद करती है। इस तरह शिक्षा और कौशल बाजार किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। यद्यपि अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास बहुत कम शिक्षा तथा निम्न कौशल स्तर है, तथा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। साथ ही अधिकांश महिलाएं प्राथमिक क्षेत्र वाले स्थान पर कार्य करती हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा की कमी, अनियमित रोजगार तथा निम्न आय होती है। यह क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके विपरीत उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है और संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा महिलाओं का सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश कर लिया है, जिससे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवा में उच्च स्तर की आवश्यकता। मैंने यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वह इसमें दिया है कि कुछ लोग जो गैर मैंने जो कम की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वह प्राथमिक क्षेत्र में काम करती हैं, जिसमें उनको रोजगार की कोई गारंटी नहीं है और उन्हें अन्य प्रकार की जो
सुविधाएं हैं वह सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होती है, जबकि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं और उन्हें तमाम पुरुषों की तरह उनको तमाम सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। शिक्षा तो सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक मुख्य अंग है। शिक्षा द्वारा नई आकांक्षाएं एवं जीवन के मूल्य विकसित किए जाते हैं। तो भारत में शिक्षा का जो परिदृश्य है क्या है? शिक्षा परियोजना परिव्यय में भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। पहली पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ से बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 3,766.9 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 51 और 52 में 0.64% से बढ़ाकर 15-16 में 3% कर दिया गया। इस तरह से शिक्षा पे जो है तेजी से सरकार क्या कर रही है, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसमें स्कूल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। और प्राथमिक हर गांव में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों 3 किलोमीटर बेल्ट में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज और व्यापक पैमाने पे डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है। सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास 6 से 14 वर्ष आयु वाले सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान को महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। राज्य और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक महत्वपूर्ण पहल है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर में भोजन अथवा मिड डे मील की योजना कार्यान्वित की गई। इसमें 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजनावत के अंत तक 2011-12 उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक वृद्धि एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% करने का प्रयास किया गया और 2020-21 में 30% की वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस योजना में निम्नलिखित रणनीतियों पर भी ध्यान दिया गया। वस्तुओं के पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता राशियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण एवं औद्योगिक को बढ़ाने के विशेष बल दिया गया। दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। एप्लीकेशन में एक आंकड़े दिए हुए हैं उसके आधार पे। इसके बाद फिर स्वास्थ्य है। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी क्षमता को प्राप्त करने तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोर्ड, अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोर्ड बन जाते हैं। इसलिए किसी व्यवसायिक संगठन में सिर्फ स्वस्थ श्रमिकों कर्मियों की नियुक्त किया जाता है। अतः स्वास्थ्य स्वयं का कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसी कारण जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी देश की प्राथमिकता होती है। देश की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक पहुंच
को बेहतर बनाना। पिछले 5 दशकों में देश के निजी और सरकारी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एवं विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण हुआ है। अब इसमें देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, औषधालयों तथा अस्पताल, बिस्तर, पंजीकृत एलोपैथी डॉक्टर प्रतिवर्ष बढ़ाए जा रहे हैं, नर्सिंग कर्मी बढ़ाए जा रहे हैं, ANM और RN एवं RM प्लस LHB। तो इस तरह से इनकी संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के बारे में बताएंगे।